Hello student, today we learn साइंस ऑफ क्लास 10th अध्याय 1 जीवों का विकास। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है और कुछ जीव ऐसे हैं जो कि पहले समय में थे और अब वो विलुप्त हो गए हैं। उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। तो पहला सवाल ये होता है कि जीवों की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जीवों की उत्पत्ति लाखों साल पहले, लाखों हजारों साल पहले कोएसर बेट्स नामक शैवाल से हुई। यह समुद्र में पाया जाता था, यह जल में पाए जाने वाला शैवाल है, यह जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और यह उभयचर के रूप में परिवर्तित होते हुए धरती पर पाया जाने लगा। वहाँ से फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जो विलुप्त हो चुके जीव हैं जैसे डायनासोर जो हैं वो पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी इनके बहुत जगह अवशेष पाए जाते हैं। जैसे कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में भी कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। प्राकृतिक आवास अर्थात वह आवास जो किसी जीव के रहने के अनुकूल होता है। वहाँ उस जीव की ज़रूरत के सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसे ही उस जीव का प्राकृतिक आवास कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर डायनासोर के अलग अलग जगह से अवशेष मिले हैं और इसी से पता चलता है कि इनमें विविधता थी। ये कई प्रकार के थे। पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का और सबसे बड़ा डायनासोर 40 मीटर का था। कुछ डायनासोर मांसाहारी होते थे और कुछ शाकाहारी। कोई 2 पैरों पर चलते थे तो कोई 4 पैरों पर, कोई उड़ने वाला होता था। डायनासोर के समय में और उससे भी पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे जैसे कि शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस और गिंको। गिंको नामक जो पेड़ है यह डायनासोर के युग का पेड़ है जो अभी भी जीवित है। यह हिरोशिमा में होने वाले परमाणु घटना के बाद भी यह जीवित रूप से उपस्थित है। चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी उस वक्त भी थे और अब भी हैं। तिलचट्टा जिसे कॉकरोच भी कहते हैं यह उस वक्त भी थे और अब भी हैं। आज के पक्षियों को डायनासोर का ही छोटा रूप माना जाता है। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन डायनासोर नहीं पाए जाते। जैसे कि स्तनधारी प्राणी जो थे वो उस वक्त भी थे और अभी नहीं हैं। आज के समय में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। जीवों का विकास और उनका प्रभाव। जीवों की प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक आवास वो होते हैं जिनमें किसी भी जीव के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है जैसे भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जैसे कि हमारे देश में आजकल बाघों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि बाघ विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके प्राकृतिक आवासों का छिन जाना। प्राकृतिक आवासों में उनके ज़रूरत की सभी वस्तुएं होती हैं लेकिन उनका जो बाघों का प्राकृतिक आवास है वो है वन,
जिसे मनुष्य धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काटता जा रहा है, जिस वजह से बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और वह शायद कुछ वर्षों में विलुप्त भी हो जाएंगे। उसी तरह बाज, सोन चिड़ैया और कई अन्य जीव भी हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है और मनुष्य के आवास में संसाधन की अब कमी होने लगी है, जिसे हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, समय के साथ साथ संसाधनों की मात्रा जो है यह एक निश्चित रूप से उपलब्ध है, परंतु समय के साथ साथ जनसंख्या में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होते जा रही है, अर्थात संसाधन की उपलब्धता के हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती जा रही है, जिससे मनुष्य की प्रजाति पर भी खतरा मंडराने लग गया है। जीवों का विकास। वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है और उनके मुताबिक संसाधनों की मात्रा उपलब्ध नहीं होती, तब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है जो कि इसका जनसंख्या और उनके संसाधनों का संतुलन बनाए रखने के लिए भेजी जाती हैं। ये प्राकृतिक रूप से आती हैं या फिर पारस्परिक द्वंद्व और लड़ाइयाँ होती है जिनसे जनसंख्या और उनके संसाधनों की मात्रा एक संतुलन में रहे। कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। किसी भी नई कोशिका का जन्म उनकी पूर्ववर्ती मतलब उसी से संबंधित पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का जन्म होता है। आप सभी को पता होगा कि कोशिकाएं दो तरह से होती है। कोशिकाओं के द्वारा बनने वाले जीव दो तरह के होते हैं। एक कोशीय जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिकाओं का समूह होता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है हम मनुष्य। उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को इससे समझेंगे। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं और प्राणियों के आवास और व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता और उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक शोध में व्यापक परिवर्तन आया है। डार्विन जो थे वो प्रकृतिवादी थे। वो ऐसे वैज्ञानिक थे जो प्रकृति में जितनी भी विविधताएं होती है, परिवर्तन होते हैं, उनसे जुड़े तथ्यों को खोजते थे। बीगल का सफ़र। बीगल एक जहाज़ है जिसका नाम बीगल था। वो जहाज़ इंग्लैंड से शुरू होकर और बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे महाद्वीपों पर गया, यह जानने के लिए कि वहाँ जीवों की विविधता कैसी है और उनकी अनुकूलता क्या होती है, प्रकृति पर जीवों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब अध्ययन के लिए बीगल का सफ़र शुरू किया गया था।
सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्रा करनी थी, जिसमें उन्हें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। जहाज में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। चार्ल्स डार्विन क्राइस्ट कॉलेज में थे, तभी उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जॉन स्टीवन, जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जॉन स्टीवन भी डार्विन की तरह ही प्रकृतिवादी थे, वो भी प्रकृति विज्ञान में रुचि रखते थे। 1831 में जॉन स्टीवन ने डार्विन को बताया कि HMS बीगल नामक जहाज प्रकृति विज्ञान के शोध के लिए लंबी समुद्र यात्रा पर जा रहा है और डार्विन भी इसी में जा सकते थे, क्योंकि उनके पास प्रकृति विज्ञान की डिग्री है। डार्विन जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। HMS बीगल की यात्रा दिसंबर 1831 में शुरू होकर 1836 में ख़त्म हुई। यात्रा के दौरान जहाज की पूरी टीम दुनिया के कोने कोने में गई और कई प्रकार के पौधों के पत्ते, जानवरों की हड्डियां इकट्ठी की। बीगल जहाज की यात्रा के समय चार्ल्स डार्विन एक छोटे से केबिन के आधे भाग में गुजारा करते थे। उन्हें खोज कार्य के लिए जगह जगह के पत्ते, लकड़ियाँ, पत्थर, कीड़े और जीव की हड्डियाँ एकत्रित करनी पड़ती थी। क्योंकि उस समय फ़ोटोग्राफी नहीं होती थी, तो जो चीज़ें उन्होंने एकत्रित की उनका अध्ययन करने के लिए उनको संभाल कर ही रखना पड़ता था और उनमें लेबल लगाकर समय समय पर उसे इंग्लैंड भेजना पड़ता था, और उसके लिए उन्हें 10-10 घंटे घुड़सवारी करनी पड़ती थी और मीलों पैदल भी चलना पड़ता था। डार्विन के अवलोकन। अब बीगल के सफ़र से डार्विन ने जो भी प्रकृति के बारे में और उनके बदलाव के बारे में, जीवों के विकास के बारे में जाना, उनका अवलोकन कुछ इस प्रकार दिया। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाए व खाए जाने की अद्भुत श्रृंखला नज़र आई। ऐसा ही उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगल, पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीज भी दिखाई दी। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरतों के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। जैसे मैंने बताया था, जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित रूप से हो रही है, लेकिन संसाधनों में भी कमी आ रही है। इसी प्रकार यह जो नियम है यह हर जगह चलता है, चाहे वह समुद्र हो, चाहे वह धरती हो। तो डार्विन ने भी यही नियम देखा कि जो जीव किसी भी वातावरण में अपने संसाधनों की कमी को अपनाते हुए अगर वह संघर्षपूर्ण जीवन जी गया, वही जिंदा रहता है। बाकी जो भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार अपने आप को नहीं परिवर्तित कर सका, वह जीव नहीं बचता, और जो परिवर्तन कर लेता है वह जीव बच जाता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवासों का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिका के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का भी अनुभव हुआ जिसमें समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ साथ महाद्वीप और महासागर में भी व्यापक रूप से बदलाव आते हैं। जनसंख्या और जीवों में अनियंत्रित वृद्धि और संसाधन की मात्रा का संतुलन, ये हमने धरती पर या कहा जाए तो महाद्वीप में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार यह परिवर्तन महासागर में भी होता है। जब जीवों की संख्या अधिक हो जाती है और संसाधनों की कमी हो जाती है, तब प्राकृतिक आपदा आती है। जैसे कि डार्विन ने कहा कि उन्हें समुद्र की सतह पर भूकंप का अनुभव हुआ और समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर ऊंची हो गई। तो इस प्रकार
जीवों और संसाधनों के बीच एक संतुलन महासागरों में भी होता है। रेतीले समुद्र किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डार्विन जीवों की विकास का या प्रकृति विज्ञान का अवलोकन व अध्ययन करने के लिए बीगल के सफ़र पर निकले थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत से महाद्वीपों पर यह अध्ययन किया। उन्हीं महाद्वीपों से एक था गलापागोस, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित टापुओं पे था। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें प्रकृति विज्ञान के रूप में व्यापक रूप से अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू थे जो ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे तथा अन्य जंतु जैसे छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। बीगल का सफ़र आगे बढ़ा तब उन्हें और कई प्रकार की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों का रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधित तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया। उनका अवलोकन यह कहता था कि महाद्वीपों पर बहुत सारी जीवों की प्रजातियाँ और पेड़ पौधे आंतरिक रूप से समान होते हैं, परंतु वह वहाँ के वातावरण के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि एक पेड़ जो कि सभी टापुओं पर पाया जा रहा था, वह अलग अलग टापुओं में उसका आकार अलग अलग होता था। विविधता, तथ्य तथा प्रमाण। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफ़ी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया था वे आकार में छोटे थे। उनके मत में यह बात आई थी कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। डार्विन के समय में जो वर्मी, जिन्हें आर्मडिल्लो कहते हैं, इनकी आकार जो होता था वो करीबन 1 से 1.5 फीट का होता था, परंतु जब वह दूसरे टापुओं पर गए थे तो वहाँ आर्मडिल्लो का आकार जो था वो 10 फीट का था। यह इनका आकार छोटा होने का एक मुख्य कारण है एवोल्यूशन, जीवों में विकास। वातावरण के अनुकूल वर्मी या आर्मडिल्लो जो थे वो अपने आप को ढाल लेते थे वातावरण के अनुकूल। डार्विन के कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया जाति से मिलती जुलती है। फिंच एक पक्षी की प्रजाति है। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा वैसे तो सारे फिंच एक जैसे थे, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग अलग थे। इसका मुख्य कारण यह था कि हर टापुओं का वातावरण और उनका अनुकूलन अलग था। वहाँ के फिंच की प्राकृतिक आवास उस वातावरण के अनुकूल परिवर्तित हो चुकी थी और खास करके फिंच की चोंच और पंख में बहुत अंतर होता था। सभी फिंच की चोंच को डार्विन ने जब नापा तो वो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग होता था। कुछ बीज खाते थे, कुछ पेड़ों की फूलों की कलियां को ही खाते थे, कुछ कैक्टस के फल फूल खाने वाले थे और कुछ कीड़े खाने वाले फिंच थे।
इनकी इनकी चोंच में जो विविधता होती थी ये उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के कारण होती थी। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो किसी पर ऐसे पौधे जिनके बीज का आवरण कठोर होता था, तो कहीं नरम फल वाले पौधे। तो फिंच की जो चोंच में विविधता होती थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई देती थी। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य के अनुसार फिंच की चोंच में विविधताएं आती गईं। डार्विन का यह मानना था कि फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए असंभव हुआ क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। अर्थात जितनी भी फिंच प्रजाति की चिड़ियाएं थी वह एक ही प्रजाति की थी, परंतु वह अलग अलग जो टापुओं में रहती थी वो वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल चुकी थी। वहाँ पाए जाने वाले खाने की जितनी भी चीज़ें थे उसको ग्रहण करने के लिए उनकी चोंच में विविधताएं आती गई।